में वो कौन सी पावर है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं, और वो कौन से समय के साथ परिस्थितियां रही है जिन्होंने अनुच्छेद 365 के उपयोग को या उनके दुरुपयोग को प्रोत्साहित किया है। तो इन सब चीजों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो पिछला क्लास में हम लोग राज्यपाल महोदय के बारे में चर्चा किया, उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो पहले हम लोग ले लेते हैं, या फिर आगे बढ़ा जाए, जैसा आप लोग उचित समझे। हर्ष, अनीश, सोनू, नीतीश जी, रितु, अश्विनी, बढ़ा बढ़ा जाए। जाए सर, बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए सर। हाँ ठीक है। तो अनुच्छेद जब 365, मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब संविधान सभा में जब चर्चा हो रही थी कि अनुच्छेद 365, 356, विशेषकर 356, 365, तो वही है, संवैधानिक समाधान की बात करता है। 356 पे जब बात चल रही थी तो बहुत से हमारे संविधानविद बोल रहे थे कि इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि उस समय की परिस्थिति थी कि हमारा देश आज़ाद ही हुआ था, कई सारी देशी रियासतें थी, अलगाववादी ताकतें थी जो राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधा बन सकती थी। तो उन सबों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र का सशक्त होना बड़ा जरूरी था, और इसके लिए केंद्र को सशक्त बनाया गया। जैसा कि हमने एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था में भी देखा कि कैसे विशेष परिस्थितियां होती है तो पूरी तरीके से जो है हमारा संविधान एकात्मक हो जाता है। तो वो परिस्थितियां थी। तो इस पे चर्चा के क्रम में हमारे डॉक्टर अंबेडकर सर ने कहा था कि अनुच्छेद जो 356 है, यह एक मृतप्राय हिस्सा की तरह रहेगा, और वे मान कर चलते थे कि इसका उपयोग लगभग 9 के बराबर होगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि इसका उपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा हुआ है। वो उनका मानना था कि अगर अनुच्छेद 356 लगाने की बात अगर भविष्य में उत्पन्न होती है, या संवैधानिक समाधान की बात उत्पन्न होती है, या राज्य जो है संविधान के अनुरूप अपने शासन का संचालन नहीं करते हैं, तो केंद्र का यह दायित्व तो होगा कि वो राज्यों को चेतावनी दे। अगर चेतावनी देने मात्र से अगर वहां का शासन व्यवस्था सुदृढ़ हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर वहां की सरकार को बर्खास्त करने या अनुच्छेद 356 लगाने से पूर्व वहां चुनाव की संभावनाओं को देखा जाना चाहिए कि क्या वहां पे दोबारा चुनाव कराया जा सकता है, ताकि जिस जनता ने पुरानी सरकार को, जो वर्तमान सरकार है उसको बनाया है, अगर वो धान के अनुरूप शासन नहीं कर रहा है तो ये मौका उस क्षेत्र की जनता को ही दिया जाए कि वो अपने आवश्यकता और अपने मनपसंद के सरकार उम्मीदवार को पुनः चुन सके, पुनः सदन में भेज दे, ताकि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप शासन करें। अगर चुनाव की संभावनाएं भी न हो तब जो है अंतिम विकल्प के रूप में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन उनका महान विचार ही था कि, लेकिन बाद के जो सरकार हुए हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जब कभी भी किसी को मौका मिला है तो कैसे इसका दुरुपयोग हुआ है। तो जब इसके दुरुपयोग और उपयोग की बात करते हैं तो अनुच्छेद 356 का हम लोग बांट करके कुछ चरण में बांट करके देख सकते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, विशेषकर 1951-52 के बाद जो है 1967 के आसपास तक का पीरियड पहला चरण के रूप में लेते हैं। यहाँ तक हुआ क्या था कि केंद्र और राज्य में दोनों दल, एक ही दलों की सरकार हुआ करती थी, वो कांग्रेस था। तो इस समय एक नंबूद्रीपाद गवर्नमेंट थी, उसको, उसके अगर जो है ना अपवाद के रूप में अगर छोड़ दिया जाए, जहाँ पे 356 का इस्तेमाल किया गया था, तो अदरवाइज इसका कहीं कोई दुरुपयोग हुआ नहीं, क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग थे वो भी संवैधानिक
नैतिकता और संविधान के अनुरूप ही शासन का संचालन चाहते थे, क्योंकि वो स्वयं देश की आजादी में अपना संघर्ष किया था, चाहे वो सत्ता पक्ष के रहे हों या विपक्ष के रहे हों। लेकिन जब 1967 या 1970 के दशक से 1990 के दशक का पीरियड देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि इसका उपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा हुआ है। ये ट्रेंड दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? बताइए कोई आदमी। केंद्र और राज्य में सर डिफरेंट सरकार डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से आने से हाँ, एक इंटरेस्ट पॉइंट ये था, केंद्र और राज्य में डिफरेंट भ्रष्टाचार होना सर राज्य में। एक दूसरे के विरोधी थे। ठीक है सर, यही पीरियड है जब सर मतलब लोकल पार्टी का राइज स्टार्ट हुआ, रीजनल पार्टी का। बिल्कुल, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। हाँ बिल्कुल। एक रीजन ये भी दे सकते हैं कि जो विकास की जो परंपरा थी या विकास करने का जो हमारा मॉडल था, वो सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू हुआ नहीं। तो कुछ क्षेत्र अछूते थे, अगर उनको विकास में शामिल होना था तो क्या कहते, अपनी मांगों को लेकर क्या करते, उन्होंने अपनी मांगों को रखने के लिए क्षेत्रीय दलों को समर्थन दिया या अपनी आवाजों को बुलंद किया, जिसमें बंगाल प्रस्ताव जो है, बंगाल माइनॉरिटी भी बोलते हैं, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव है, क्षेत्रीय दलों के रूप में अपनी आवाज को जो है केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास किया। कांग्रेस का अवसान का काल भी माना जाता है कि उस समय तक कांग्रेस का जो है ना अवसान शुरू हो गया था, क्षेत्रीय दल मजबूत हो रहे थे। तो वो पीरियड है जहां पे देखा जाता है कि इसका दुरुपयोग ज्यादा हुआ। जब मोरारजी सरकार बनी 1977 में, तब 1978 में क्या किए कि वो 8 राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर दिए। और उनका रीजन क्या था बर्खास्त करने का? क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जनता दल, गैर कांग्रेसी दल की जो गठबंधन था, उसे बहुमत मिला। तो इस आधार पे एक राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया कि उन्होंने अपना बहुमत खो दिया है, जनता का विश्वास खो दिया है। इस आधार पे अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया गया और चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन बर्खास्त कर दिया गया तो क्या होगा? प्रतिक्रिया तो दूसरे दल भी देंगे। जब वो चुनाव हार गए और जब कांग्रेस पुनः जीत करके आई, तो 1980 में जब इंदिरा गांधी जब बनी, तो उन्होंने इस पुनः उसी रीजन दिया, वही सेम रीजन के आधार पे उन्होंने 1980 में फिर 9 राज्यों की सरकार जो गैर कांग्रेसी थी उसको बर्खास्त कर दिया। लेकिन ये ट्रेंड जब अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग चल रहा था, केंद्र राज्य संबंध में ये काफी जो है उतार चढ़ाव का पीरियड था, काल था। तो केंद्र राज्य संबंध को कैसे पुनः बहाल किया जाए, कैसे केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध, सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित हो, तो इसके लिए क्या किया सरकार ने? एक आयोग का गठन किया था। आप सभी बड़ा फेमस आयोग है, सरकारिया आयोग। 1983 में गठन हुआ था, 87 में उन्होंने अपना जो है रिपोर्ट पब्लिश किया था। केंद्र राज्य संबंधों के दिशा में ये एक माइलस्टोन के रूप में देखा जाता है इस आयोग को। तो 1990 के दशक तक ये पीरियड चला। तीसरा पीरियड हम लोग लेते हैं 1990 से 2014 का। 90 में क्या होता है? फिर क्षेत्रीय दलों का जो है क्या होता है, गठबंधन सरकार का दौर शुरू हो जाता है। और क्षेत्रीय दल जो छोटे छोटे क्षेत्रों में थे, वो केंद्र में सरकार बनाने में, सरकार में शामिल होने लगे, और जिसके कारण फिर परिस्थितियां बदली। तो इस समय क्या परिस्थितियां बदली हैं, कुछ लोग बताइए। बस थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग। कोलिजन गवर्नमेंट से सर वो स्टेट में गवर्नमेंट वो 365 अप्लाई करने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा घटेगा। और सेकेंडरी सर सुप्रीम कोर्ट का तब तक लॉ वो भी आ गया था, वर्डिक्ट भी आ गया था, तो इससे भी थोड़ा कम हो गया चांसेस।
बिल्कुल। एक तो क्षेत्रीय दल जो 356 के का इसको अधिरोपित करने का जो दंश था वो तो झेले हुए थे। जब वो सत्ता में आए तो क्या थे, वो क्षेत्रीय जो राज्य की सरकारें हैं उसको स्थिर देखना चाहते थे। अगर 356 के दुरुपयोग की अगर पहल भी होती थी, वो चेक एंड बैलेंस केंद्र सरकार को ही कर लेते थे, वो गठबंधन से अलग होने की बात करते थे। तो केंद्र सरकार के पास ये विकल्प था कि या तो केंद्र की सरकार को बचा लिया जाए, और नहीं तो केंद्र की सरकार को दांव पे लगा करके राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। तो ये चेक्स एंड बैलेंस का दौर शुरू हुआ उस समय तक। और उसी समय तक सरकारिया आयोग ने तो रिपोर्ट अपनी दे ही दी थी। कुछ हमारे जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भी बहुत कड़ा निर्णय लिया। ये मुरारजी सरकार जब बनी थी तो उस समय जो राष्ट्रपति शासन लगाने का जो प्रस्ताव भेजे थे, तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। उन्होंने उन्होंने जब इस पे पुनर्विचार के लिए भेजा तो इस पे थोड़ा सहमति देने में वो हिचक रहे थे। तो फिर सरकार बोली, उन पे दबाव बनाया कि अगर आप नहीं दीजिएगा तो हम खुद ही सरकार से रिजाइन कर देते हैं। तो बताइए कार्यवाहक राष्ट्रपति कितनी देर तक इस दबाव को झेल पाएंगे। पूरा देश कहेगा कि चुनी हुई सरकार आपके कारण इस्तीफा दे दी, लोकसभा भंग हो गया। तो वैसी स्थिति में उनको जो है देना ही पड़ा था। लेकिन के.आर. नारायणन भी राष्ट्रपति हुए तो वो बड़े कड़े निर्णय लिए। उस समय उन्होंने दबाव मना तो नहीं किया देने के लिए, पर उन्होंने क्या किया, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। और ये बिहार सरकार को बर्खास्त करने के लिए जब मामला उठा था, तो के.आर. नारायणन जैसे राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए संविधान राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को जब मंत्रिमंडल के पास भेजा, तो इस पे व्यापक चर्चा हो जाती है। कोई भी राष्ट्रपति किसी बिल को चर्चा के लिए अगर दोबारा भेजते हैं तो उस पर चर्चा हो जाती है। चर्चा कहाँ होती है? सदन में होती है। मीडिया भी एक्टिव हो जाता है कि ऐसी क्या कमियां हैं कि राष्ट्रपति महोदय ने इसको पुनर्विचार के लिए भेजा है। तो जब इसके सरकार में बैठे लोग ही जब देखते हैं कि इस पे चर्चा हो रही है, हमारे द्वारा किए गए कृत्य है वो संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है, तो क्या होता है कि वो दोबारा उस प्रस्ताव को नहीं भेजते हैं और अनुच्छेद 356 का जो है उपयोग नहीं किया जाता है। अर्थात राज्य की सरकार जो बनी हुई थी वो बनी ही रहती है, सरकार फिर चलती रहती है। इसी में आप लोगों ने एस.आर. बोम्मईवाद 1994 का हमने चर्चा किया था कि यह भी एक माइलस्टोन के रूप में देखा जाता है अनुच्छेद 356 के उपयोग की दिशा में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दिया था कि अगर 356 के प्रस्ताव को लाया जाता है तो वो प्रस्ताव का संसद के दोनों सदनों से 60 दिनों के अंदर पारित होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि संविधान के अनुरूप राज्य में सत्ता का संचालन किया ही जा रहा है, और इसके दुरुपयोग की दिशा में अगर कोई बिल लाया जाता है, सदन से पारित नहीं होती है, तो वो पूर्ण नहीं माना जाएगा, वो अपूर्ण ही माना जाएगा। क्या मैं ऑडिबल हूँ? शायद नेटवर्क का इश्यू आ रहा है शायद। हेलो, ऑडिबल है? हाँ। एक और हम लोग जब चौथा पीरियड बात करते हैं तो एक पीरियड होता है चौथा चरण, जब 2014 के बाद का हम लोग देख सकते हैं अब तक। हालांकि अभी पिछला चुनाव 2024 का देख लिया जाए तो एक दशक 14 से 24 का हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गठबंधन सरकार का दौर लगभग समाप्त होता दिखता है केंद्रीय स्तर पर, और एक जो है एक दलीय सरकार का प्रभुत्व स्थापित होता है, और वो भी भारी बहुमत के साथ। तो उस समय क्या होता है, फिर दुरुपयोग इसका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कैसे? उत्तराखंड की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, अरुणाचल प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया, महाराष्ट्र में
कैसे जो है विपक्ष जो सबसे बड़े दल थी उसकी सरकार बनने से रोकने के लिए अपने पसंद के लोगों को सरकार रातों रात सरकार बना दी जाती है। और इसी महाराष्ट्रवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता पे जोर दिया था और कहा था कि 24 घंटे के अंदर आपको बहुमत सिद्ध करना होगा, अन्यथा अगर इसमें डिले होता है तो ये खरीद फरोख्त की ओर इशारा करेगा। तो वैसे फिर बनी हुई सरकार को जो इस्तीफा देती है और फिर दोबारा जो है वो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है। इस पीरियड में होता क्या है कि थोड़ा सा मीडिया की भी भूमिका को देखते हैं कि कैसे मीडिया जो है एक तरफा हो जाता है और जब अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग होता है तो उसका क्या किया जाता है, उसको क्रिटिसाइज करने की बजाय उसका क्या करता है, प्रशंसा किया जाता है, महिमा मंडन किया जाता है। जैसे एक मामला हुआ था अरुणाचल प्रदेश वाला मामला आप लोगों को याद है। वहां पे क्या हुआ था कि पुरानी सरकार को हटा करके नई सरकार का गठन कर लिया जाता है। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने नई सरकार को बर्खास्त किया और पुरानी सरकार को पुनः बहाल होने का निर्देश दिया था। और इसी प्रकार उत्तराखंड का मामला भी था 2019 में, 2018-19 में रावत जी थे मुख्यमंत्री, उनको हटा करके कैसे फिर नई सरकार को बना दिया और फिर जो है वहां पे जो है बर्खास्त सरकार को पुनः बहाल करने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग न हो इसके लिए हमारे जो देश का जो पीरियड रहा है उसने भी अंकुश लगाया है। बहुत से राष्ट्रपति हुए हैं, उनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया है उसने भी अंकुश लगाया है। केंद्र राज्य संबंध में बने विभिन्न आयोग जैसे सरकारिया आयोग हो गया, पुंछी आयोग हो गया, इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण अपना अनुशंसा दिया है जिसके कारण रोक लगा। ये निर्णयन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयन रहे हैं। जैसे एसआर मुंबई वाद हो गया, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ मामला, हमने राज्यपाल वाले चैप्टर में ये चर्चा किया था 2006 में, जब राबड़ी देवी की सरकार को जो है बर्खास्त कर दिया था 1999 में, जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा। हालांकि उस समय जब अटल जी की सरकार थी उस समय जब देखा कि सदन दोनों सदनों से जो है इस प्रस्ताव को पारित होने की संभावना नहीं है, तो फिर उस बिहार में जो है पुरानी सरकार को दोबारा बहाल कर दिया गया था। पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। जब 2006 में जब इसका निर्णय आया तब उसमें कहा गया था कि जो है ना नैतिकता की अपराध हो रहे हैं किसी राज्य में, उसके बिहाफ पे उस राज्य की सरकार को बर्खास्त किया जाना उचित नहीं है, ये संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है। इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण वाद है जो अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को जो है क्या करता है, उसको सीमित करता है। लेकिन आज समय और आज की परिस्थिति सब लोग जानते ही हैं। अगर कभी भी केंद्र सरकार को अगर ये मौका लगता है कि राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा, कोई भी चाहेगा। और ये होता भी आ रहा है। कैसे जो है अब आजकल जो है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है शुरू हुआ है। अभी अभी कहाँ राजस्थान में जो है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया था। अभी महाराष्ट्र में जो है कैसे दल बदल जो है रातों रात जो है एक दल दूसरे दल के दल बदल जा रहे हैं सरकार बनाने के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब भी समय और परिस्थितियों के अनुसार और व्यक्तिगत जो जो इच्छाएं हैं, लालच है, उसके बिहाफ पे निर्णय लिए जा रहे हैं और इसके इस्तेमाल और इसके उपयोग और दुरुपयोग की दिशा में जा रहा है। इस संबंध में जो है अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कारण जो है राज्यपाल महोदय का नियुक्ति और बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी है। हम लोगों ने राज्यपाल सर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप लोग इस पे बताएंगे कि कैसे जो है उनकी नियुक्ति और बर्खास्तगी की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को प्रोत्साहित करता है या कैसे इसको
आगे करता है। आप लोग बताइए क्या पॉइंट आप लोगों ने सोचा है? मंजीत, विकास, रितु, हर्ष, सोनू, सर अश्विनी, मुनीष, गवर्नर राजेश। ऑफिस में बताइए। सर गवर्नर ऑफिस होल्ड करता है ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, हम्म। इसलिए उनको प्रेसिडेंट का वो रिकमेंडेशन मानना पड़ता है। हाँ, एक तो है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद का धारण करते हैं, ठीक है। उनके लिए कोई विशेष योग्यता का प्रावधान नहीं है, चुने हुए व्यक्ति भी नहीं रहते हैं। चुने हुए व्यक्ति नहीं रहते हैं, विशेष योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी ठीक है। 3 पॉइंट्स हो गया। स्पेशल प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर। हम्म। इसको सो एक्सप्लेन गवर्नर जो कीजिएगा। रहते हैं सर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड रहते हैं, इसलिए उनका अकाउंटेबिलिटी अपने पार्टी के प्रति रहता है, ना कि जनता के प्रति। न कि और जनता वो के अक्सर प्रति। दूसरे ये राज्य के होते हैं, इसलिए उस कमीशन राज्य के ऑफ प्रति उनका उतना लगाव नहीं होता है। भी ठीक है, ये भी बात सही है। 6 पॉइंट हो और गया। किसी सदन का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी है। ये तो रिकमेंडेशन होगा हम लोगों का, ठीक है। और राज्यपाल अक्सर वैसे मतलब लीडर को बनाया जाता है जो अपने राजनीतिक करियर में ज्यादा वो सक्सेस नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को लाकर राज्यपाल का पद दे दिया जाता है। हाँ, तो सही बात है। तो वो नैतिक रूप से एक क्या बोलते हैं, एक जवाबदेही होता है कि अगर हमें किसी ने एक्सपायर बनाया हो है गए तो होते हैं सब। उसके आदेशों का पालन करें, ठीक है। उनका बिल्कुल। कार्यकाल निश्चित नहीं होता है सर। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, 7-8 पॉइंट हो गया। अगर और अगर इनमें सुधार करना है, इनकी नियुक्ति और बर्खास्तगी प्रक्रिया में, तो क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? कुछ सलाह दीजिए। सबसे पहले से उनका इसका टेन्योर टेन्योर फिक्स फिक्स कर दिया करना जाए। होगा, एक एक आदमी। और रिमूवल प्रोसेस को सर कॉन्स्टिट्यूशनल बनाना होगा, कोई भी प्रोसेस हो उनका रिमूवल का। तो संबंधित राज्य से एक बार सलाह मशविरा जरूर होना चाहिए नियुक्ति से। नियुक्ति के समय सलाह मशवरा, बिल्कुल, एक नंबर 1 पॉइंट हो गया। और हटाने के लिए सर भाई राज्य विधानमंडल की मंजूरी आवश्यक होनी चाहिए। ये अच्छा सजेशन है, ठीक है। और सर, उनका राज्यपाल की नियुक्ति राज्य से कोई भी विधानमंडल से हटाने के लिए पावर मिल जाएगा तो निरंकुश भी हो सकता है। उस समय क्या होगा परिस्थिति? स्थानीय दल से सर संबंधित नहीं होना चाहिए, सरकारी आयोग का रिपोर्ट। सर और उनका सब बैकग्राउंड नियुक्ति चेक से करना 2 साल चाहिए पहले ताकि उनका वो राजनीतिक केंद्रीय सत्तारूढ़ सक्रियता पार्टी से से दूर होना कहीं चाहिए। संबंध न रखते हो। तो ये तो राजनीतिक पद है, तो राजनीति किसी दल या राजनीति में तो केंद्रीय सक्रिय। सत्तारूढ़ पार्टी से खास करके सर, कि उनका प्रभाव न उन पे हो। ठीक है। ये भी तो ये क्यों नहीं बोले आप लोग कि राजनीति में जो है वो सक्रिय ना हो, किसी सक्रिय राजनीति में भाग न ले रहे हो। कम से कम ये हो जाए कि राजनीति से संन्यास लेने के बाद ऐसे व्यक्ति को और चुना वो जाए तो जिन्होंने वो तो संन्यास लिया बोले है। हूँ कि 2 साल पहले कम से कम सक्रिय राजनीति से दूर रहे। हाँ, 3 साल कूलिंग ऑफ पीरियड बोल दीजिए। किसके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड 3 साल का होना चाहिए, या 2 साल का होना चाहिए, या 5 साल का होना चाहिए? जब आप सजेस्ट करेंगे तो ये आपका सजेशन होगा उस समय। सर डिस्क्रिशनरी पावर को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। तो डिस्क्रिशनरी पावर तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना। क्या है डिस्क्रिशनरी पावर? एक्सप्लेन कीजिए आप लोग। सर जब सीट मेजोरिटी ना मिले किसी को, कोई पार्टी को, तो उनका डिस्क्रिशनरी पावर आता है, लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट कर सकते हैं। और दूसरा दो तरह का है सर डिस्क्रिशनरी पावर। एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन है, एक सिचुएशनल डिस्क्रेशन है। सिचुएशनल डिस्क्रेशन क्रिएट होता है ये सब टाइम पे, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन जैसे वीटो पावर और बिल को प्रेसिडेंट के पास के लिए रिजर्व करना, ये सब आ जाता है। ठीक है। पारिस्थितिजन्य जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में ज्यादातर प्रभावी होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है, इतना बता पा रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट।
सर मेरे अकॉर्डिंग जो है पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए गवर्नर पे। पार्टी इन्फ्लुएंस गवर्नर से नहीं होती, गवर्नर इन्फ्लुएंस होंगे पार्टी से। हाँ मतलब वही। और सर सब अभी कुछ राज्यों का एक भी आया था गवर्नर कि जो 200 आर्टिकल 200 में जो पावर दिया गया है राज्यपाल को, जिसमें वो किसी फैसले को आरक्षित रख सकता है लंबे टाइम तक। राज्य सूची के विषयों पर बने कानून को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए वो आरक्षित कर सकते हैं। हाँ ठीक है। तो अभी कुछ लेकिन राज्यों इस का समय इस पे नहीं है सर, समय कि अभी वो, हाल फिलहाल। हाँ वो लंबे समय तक इसे आरक्षित नहीं रख सकते, इस पे कोई जवाब ये सब देना होता है, तो उसका टाइम एक हो कम किया जाए इसको। बिल्कुल, ये और सर अच्छा जो सजेशन है। बिल को राज्यपाल अपने पास रख लेते हैं, उसका एक रीजन भी बताना चाहिए। जी जी, अभी कुछ राज्यों से उठा था सर, ये शायद केरल ये सबसे। तमिलनाडु केरल से से उठा था आरती अभी। मैडम तमिलनाडु से हुआ था। हाँ तमिलनाडु शायद, या तमिलनाडु में हुआ था अभी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तो एलजी साहब ने वैसे बहुत सारे बिल को अपने पास रखे हुए थे, रोके रखे थे। ठीक है। पंजाब सरकार भी आया था। हाँ, पंजाब में अभी वहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। बहुत ऐसे बिल है जिनको राज्यपाल महोदय क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं, अनुमोदन नहीं दे रहे हैं। सर इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से एक आया था कि राज्यपाल को अगर लगता है कि बिल गलत तरीके से पास हुआ है तो वो वापस फिर से भेज सकते हैं, ना कि अपने पास मतलब अनिश्चित काल के लिए रख ले, जो कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार का मतलब एक तरह से अवमानना है। हाँ, ये बहुत अच्छा निर्णय है ये। एक रिकमेंडेशन था सर कि यूनिवर्सिटीज वगैरह का जो चांसलर का पोस्ट दिया जाता है गवर्नर को, उससे उनको रोका जाए, हटा दिया जाए और नॉर्मल कार्य के लिए उनको रखा जाए बस। तो संवैधानिक प्रावधान नहीं ना है चांसलर वाला, वो तो ऐसे व्यवहारिकता में है, स्टार्टिंग से ही रह गया तो ऐसे अभी भी है। हाँ, लेकिन इस दिशा में पहल करे कानून बनाया जा परंपरा से सकता है। सलाह, बस सलाह की बात हो रही है तो सलाह कुछ भी हो सकता है, वो आपका है। सलाह अच्छा है, उनको जो है जिस तरह प्रेसिडेंट को पावर है आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उस तरह गवर्नर को भी देना चाहिए सर लीगल मैटर के लिए। ये सब विवाद करने के लिए सर मुख्यमंत्री से सलाह बहुत जरूरी हो जाना चाहिए सर, बाध्यता बना देनी चाहिए। तो बाध्यता तो है ही, तो सलाह पे ही काम करते हैं राज्यपाल। बाध्यता मुख्यमंत्री अगर की रहेगी तो फिर एडवाइस पे ही तो काम करते हैं। बंगाल, केरल और तमिलनाडु में जो विवाद देखने को मिलता है सर, तो मुख्यमंत्री से नहीं होता विवाद। हाँ ठीक है, ये सलाह के रूप में हम लोग ले सकते हैं। और विशेषकर आप लोग ये सरकारिया आयोग, कुंची आयोग और एक महत्वपूर्ण जो इस संबंध में जो न्यायिक निर्णय है, इसको आप लोग थोड़ा सा अपने मतलब कॉपी वगैरह में लिख के रखेंगे, सामने रखेंगे और इसको थोड़ा सा देखते रहेंगे कि बहुत लोग जैसे ऐसे वाले में कह रहे थे कि कुछ कोट्स वगैरह याद नहीं होते, तो ये सब कुछ वाद है, ये कहीं ना कहीं यूज आएगा ही, तो उसको लिख करके रखना है और थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा मेंस कर रहे हैं तो इसमें फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा नहीं जाती हैं। आपका जो सर ये पर्सनल रिकमेंडेशन दे सकते हैं? हाँ बोलिए ना, बोलिए। पर्सनल रिकमेंडेशन दे सकते हैं क्या उसमें? हाँ हाँ, अरे आप बिल्कुल दे सकते हैं, प्रश्न का डिमांड भी होता है इस संबंध में सुधार की क्या क्या गुंजाइश है, तो उसमें दे सकते हैं ये सब। सर गवर्नर आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व करते हैं, तो उसके लिए तो एक्सप्लिसिटली कंडीशन डिफाइन किया गया है, तो वो फॉलो क्यों नहीं किया जाता सर? तो अगर ये फॉलो करते तो हम लोग उपयोग दुरुपयोग क्यों कहते हैं उनके पावर को? सर तो वो डिस्क्रिशनरी है कि वो फॉलो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा तो एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया गया है कि किस किस कंडीशन में वो रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन वो सामान्यतः करते ही हैं, वो उसके लूप होल्स को देखा जाता है और उसका फायदा उठाते हैं।
अभी जो तमिलनाडु का केस चल रहा है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट में भी बताया गया है कि वो सब फॉलो नहीं किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही है बीच में। अब देखिए लेकिन क्या हुआ है अब तक इस दिशा में कुछ ठोस निर्णय पे तो नहीं पहुंचा है। अब देखिए इसका फाइनल जजमेंट क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे। हम तो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से कोई फाइनल जजमेंट हो कि राज्य सरकार का जो अस्तित्व है या उनके जो बातें हैं मुखर तरीके से रखे। एक सरकार जो है दूसरे सरकार के कार्यों में बाधा न बने बल्कि एक सहयोगी के रूप में हो। ठीक है, आज मेरा क्लास शॉर्ट ही रखना था मुझे काफी। सर एक डाउट था सर, हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए किसी डाउट किसी वगैरह आंसर में पूछिए। सर देखते हैं वे फॉरवर्ड जो रहता है वो कंक्लूजन के बाद रहता है और किसी में पहले रहता है, तो मैंने एक क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड सर? वे फॉरवर्ड जो है ये वे फॉरवर्ड पहले होगा ना, कंक्लूजन तो लास्ट में ही होता है। नहीं कहीं या वे कहीं देखते हैं फॉरवर्ड सर देते कि वो, हुए ही कुछ हाँ कंक्लूड कीजिए, अच्छा अच्छा, है ना। वे फॉरवर्ड देते हुए ही उसको कंक्लूड कर दीजिए अंत में। हाँ ये भी ठीक है। हाँ सर बिहार गवर्नमेंट्स का जो भी स्कीम्स वगैरह था इम्पोर्टेंट, उसका कुछ मिल सकता है क्या? बिहार सरकार की जो भी स्कीम है, ठीक है, अब टीम को बोल देते हैं, रुपेश जी को, वो अवेलेबल करवाते हैं। इम्पोर्टेंट विशेषकर स्कीम्स स्कीम, सर जैसे ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट हो रहा है ना, तो उस टाइप का हाँ ये स्कीम हो सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो जाएंगे, सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड हो जाएंगे, औद्योगिक विकास से संबंधित हो जाएगी, तो छात्र छात्राओं से संबंधित हो सकते हैं। तो स्कीम वगैरह है ये तो आपको बिल्कुल आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। मैं इसको रिकमेंड करता हूँ रुपेश जी को, वो अवेलेबल कराते हैं, करवा दिया जाएगा विद इन अ वीक। आप लोगों को सारी स्कीम, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड हो, वो सर सारा अवेलेबल सेंटर करवा स्टेट दिया जाएगा। हम्म। सर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का जो आप पढ़ाया है ना उसका नोट्स मिल जाएगा सर? हाँ नोट्स मैं तैयार करवा रहा हूँ और आप लोगों को मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। पीडीएफ के रूप में आप लोगों को शेयर करवा दूंगा मैं, आप लोग सारी चीज़ों को दोबारा रिकॉल भी कर पाएंगे। थैंक यू। ठीक है, कल हम लोग थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे और फिर जुडिशरी के दिशा में मूव करेंगे, क्योंकि जुडिशरी का भी बहुत सारा पार्ट है, वो हम लोगों को डिस्कस करना है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे हम लोग 3-4 दिनों से अटके हुए हैं, कल इससे बाहर निकल जाएंगे हम लोग। और फिर उसके बाद फिर हालांकि पॉलिटी है तो इसी के आसपास चीज़ें घूमेंगी ही। फिर वो देखेंगे दल बदल कानून वगैरह, विपक्षी दलों की भूमिका, और तो इससे पहले हम न्यायपालिका वाला वो करते हैं, न्यायिक सक्रियता हो गया, अति सक्रियता हो गया, ये सारा टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, मेरे तरफ से आज इतना ही था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर।